आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिसने किसी को देखा है कि जिसने सुसाइड कर लिए, और कितने ऐसे हैं कि जिसका मन किया है लाइफ में कि हाँ यार अब तो सुसाइड कर लेना चाहिए, इससे अच्छा कोई लाइफ में और सोल्यूशन नहीं है। यानी कि उनको ये लगा कि अब जिंदगी जो है उससे एक तरीके से जिंदगी से आसान जो है मौत अब लगने लगी। तो कितने ऐसे लोग हैं जिसने कभी ने कभी ये फील किया है। देखिए, जिसने भी लाइफ में कम से कम ये एक बार फील किया है वो कम से कम अब किसी ने ऐसे पर्सन को, अगर लाइफ में उसको कोई ऐसा पर्सन मिलता है कि इस स्टेज पर पहुंचने वाला है, तो उसकी हेल्प कर सकता है। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। बात की जा रही है यहां पर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के बारे में। यानी कि जो सुसाइड है, यानी कि जो आत्महत्या की जाती है, उसको रोकने के लिए ये डे है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। जब ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाती है तो इसका मतलब ये है कि पूरे संसार में ये काफी बड़ी दिक्कत बनी हुई है सुसाइड की, कि कोई ना कोई सुसाइड करता ही रहता है। तो इसलिए ये डे यहां पर ये एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने के लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। डेट इसकी रखी गई है 10 सितंबर, और ये बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइडल प्रिवेंशन। तो ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइज कराने वाली एसोसिएशन है यहाँ पर, जो कि बात करती है कि इस डे के चलते बहुत सारी चीजें हम लोग रोक सकते हैं। देखिए, अगर सुनामी आ गई, ठीक है, अगर बाढ़ आ गई या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो उस टाइम पर ऐसा रहता है कि वो एक तरीके से एक्ट ऑफ गॉड है। जिस तरीके से हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है एक्ट ऑफ गॉड, तो वो एक्ट ऑफ गॉड है जो कि हमारे हाथ में नहीं होते हैं। कई बार लोगों की जान चली जाती है तो वो हमारे हाथ में नहीं है। पर लेकिन जिस तरीके से रोड एक्सीडेंट हो गया या फिर ये सुसाइडल टेंडेंसी होगी, ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग रोक सकते हैं अगर थोड़ा सा भी हम लोग अपने ऊपर फोकस देकर चलें। तो थीम इसलिए यहां पर यही रखी गई इस बार की कि वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, यानी कि एक तरीके से एक साथ मिलकर काम करते हैं क्योंकि सुसाइड को रोकने के लिए। आप लोग कैसे काम कर सकते हैं? जिसके भी आप लोग यार दोस्त हैं, जो भी आप लोग के आसपास में रहते हैं, आप लोग उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो डिप्रेशन में है, वो बंदा 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, अकेला अकेला रहने लगे, वो एक तरीके से बातें नहीं करते हैं, तो एक तरीके से उसके मन में उल्टी सीधी हरकतें चल रही हैं, तो उस तरीके के इंसान को थोड़ा सा बात करके बहला फुसलाकर बाहर निकाले, बात करें उससे, लाइफ के बारे में बताएं, तो थोड़ा सा इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों से बात करने स्टार्ट कीजिए। पेरेंट्स जो है आजकल बच्चों में काफी गैप कई बार देखने को मिलता है। हालांकि आज के टाइम में ये गैप कम हो गया है, वरना पहले टाइम में आप लोग देखिएगा तो माता पिता में और बच्चों में काफी गैप रहता है कि वो उनसे बातें नहीं करते हैं। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, जो माता पिता है वो एक बेस्ट फ्रेंड बनकर बात कर सकते हैं अपने बच्चों से, और आप लोग भी किसी का बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं जिससे कि वो आप लोगों के साथ में सारी चीज शेयर करें और आप लोग उसको समझाएं। तो अवेयरनेस फैलाना सुसाइड के बारे में, ताकि जो डेथ हो रही है उसको रोका जा सके। और जो यंग जनरेशन है वो काफी ज्यादा इस पर्टिकुलर जो प्रवृत्ति में आज के में ढलती जा रही है। जरा सा प्रेशर आता नहीं है लाइफ में कि मन करता है कि सुसाइड कर ले, तो ऐसी कंडीशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उसको कैसे टैकल करना है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा देखने को मिलता है। इसी के साथ में यहाँ पर एक तरीके से अवेयर करना है कि जो सुसाइड है वो एक प्रिवेंटेबल कोज है, यानी कि प्रीमेच्योर डेथ किसी की हो जाती है, उसकी एज मान लीजिए अभी 20 है, उसने सुसाइड कर लिया। अभी कम से कम अगर ना भी होता तो जीने में कम से कम 60 साल और जी के जाता बंदा। अगर एवरेज रेज आप लोग 80 लगाकर चलते हैं तो 60 साल पहले ये बंदा चला गया। हो सकता है कि आगे चलकर लाइफ में कुछ बहुत अच्छा काम कर देता, तो देश के लिए भी काफी ज्यादा नुकसान एक देखने को मिलता है, और इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसको रोका नहीं जा सकता। तो इसके बारे में अगर अवेयरनेस फैलाई जाए तो ये प्रिवेंट भी किया जा सकता है और ट्रीट भी किया जा सकता है इस बीमारी को। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि हाँ ये ऐसा कि एड्स का शिकार होगा कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना लग गया भैया इसका इलाज नहीं है, कोरोना का भी दवाई नहीं है, पर लेकिन कोरोना को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। तो यहां पर जो बेसिकली थीम रखी गई है ये जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आज की न्यूज देखते हैं। वीडियो के एंड में आप लोगों का क्विज होगा, जैसा मैंने बोला था कि कल आप लोगों का क्विज होगा, तो उसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात की जा रही है। ये पर्सन आप लोगों को ये दिखाता है कि आप लोगों का जो माइंड है उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि उसमें कोई लिमिटेशन है। आप लोग अपनी लिमिटेशन खुद तैयार करते हैं। आप लोग किस तरीके से अपना दिन स्टार्ट करते हैं, आप लोग डिसाइड करते हैं कि ये काम मुझे करना है। तो आप लोगों ने अपने माइंड को बांध दिया कि हाँ मुझे इस काम के लिए चलना है। आप लोगों ने डिसाइड किया जो अपनी लाइफ में कि मुझे ये जॉब निकालनी है। कोई एसएससी क्लियर करना चाहता है, कोई बैंकिंग, कोई आईएएस यानी कि यूपीएससी, कोई असिस्टेंट कमांडेंट। तो इस तरीके से सबके अपने क्राइटेरिया हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, वो उनके क्राइटेरिया हैं। तो जैसी भी लाइफ आप लोग चूज करते हैं वो आप लोगों का माइंड का क्राइटेरिया बन जाता है, और आप लोगों का माइंड उसी के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देता है। तो लिमिटेशन
आप खुद डिसाइड करते हैं। भगवान ने जब पैदा किया, अल्लाह गॉड ने जब पैदा किया, तो कोई फर्मा बना के नहीं भेजा है कि आप लोग बस यही काम करिएगा। वो एक तरीके से आप लोग हर एक वो काम कर सकते हैं जिसमें आप लोग का इंटरेस्ट आता है। तो इसी के चलते यहां पर हम लोग बात करते हैं फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर के बारे में। तो नीलकंठ भानुप्रकाश इनका नाम है। ये आज की डेट में वर्ल्ड में सबसे तेज दिमाग से कैलकुलेशन करने वाली पर्सनैलिटी बन गए हैं। ये जो बंदा है अभी लगभग 20 ईयर की एज का है और अभी इसने कई सारे अवार्ड जीते हैं और अपना खुद का एक कॉन्सेप्ट निकाला है जिसको बोला गया है विजन मैथ। देखिए, जब चीजों को आप लोग विजुअलाइज करके पढ़ने स्टार्ट कर दोगे तो आप लोग एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, अगर आप लोगों को हिस्ट्री पढ़नी है तो आप लोग क्या करने हैं, आप लोगों को कोई भी एक कैरेक्टर पकड़ना है उस पर्टिकुलर टाइम का, जिस भी टाइम के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, और उसमें से पर्टिकुलर कैरेक्टर में से कैरेक्टर को चूज कर लीजिए कि ये मैं हूं, और कोशिश कीजिए अगर और ज्यादा कोरिलेट करना चाहते हैं तो अगर कोई लगता है कि हाँ ये इसका पक्का दोस्त था, उसको अपना दोस्त बना दीजिए। ठीक है, ये दुश्मन था तो कोई ना कोई ऐसा होगा जिससे आप लोग चिढ़ते हैं, उसको दुश्मन बना दीजिए। तो इस तरीके से अगर स्टोरी को कोरिलेट करके आप लोग पढ़ेंगे, ये कहते हैं विजुअलाइज करना। तो इस तरीके से यहां पर विजुअलाइज करके मैथ को भी पढ़ा जा सकता है। तो इसी के चलते जो इनका कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बता रहे हैं, और यूरोपियन कई सारी कंट्री और भी कई सारे जो लोग हैं इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हाँ ये कॉन्सेप्ट जो है अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो काफी हद तक हम लोग बच्चों को एक तरीके से माइंड के लेवल पर अच्छे खासा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जो भानु प्रकाश है यहाँ पर ये भानु प्रताप नहीं है, ठीक है भानु प्रताप वो मर्द है तो वहां पर मत पहुंच जाना, कोरिलेट कर याद रख सकते हैं, इसलिए मैंने भानु प्रताप का नाम लिया ताकि एग्जाम में आप लोग न भूलें। तो ये भानु प्रकाश है, वहां पर भानु प्रताप था, ठीक है। तो ठाकुर भानु प्रताप सिंह, तो कितनी मतलब एक कई सारे चैनल तो ऐसे हैं जो रिपीटेडली इस मूवी को चलाते हैं। क्या है मूवी का नाम, याद है बताइए कौन सा मूवी का नाम। तो यहां पर जो बात की जा रही है तो ये इनको अभी रिसेंटली गोल्ड मेडल मिला है फॉर इंडिया मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में, यानी कि एक काफी अच्छे तरीके से आज के डेट में ये वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज पर्सनैलिटी बन चुके हैं। तो मेंटल कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ से अगर देखा जाए तो ये आप लोग इनको जानते हैं, आज की डेट में हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से माइंड स्पोर्ट जो ओलंपियाड है लंदन में रिसेंटली, उसमें यहां पर इनको अवार्ड मिले हैं। तो एक तरीके से मैथ जीनियस के नाम से आप लोग बोल सकते हैं इंडिया में स्पेशली। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो देखने को मिली वो ये है यहाँ पर कि गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ बंदा है ये, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ बंदा है, तो जो कहते हैं कि मतलब एक तरीके से कि हाँ ऐसा बैकग्राउंड था, नॉलेज वहां से नई चीजें बन पाई, तो वहां से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वर्ल्ड फर्स्ट ब्रेन ट्रेनिंग लैब बनाने की बात की जा रही है तेलंगाना में, जो कि इनके द्वारा अपना एम बताया गया है, जिसमें बच्चों के माइंड को ध्यान में रखते हुए उसको ट्रेन किया जाएगा। तो एक अच्छा तरीका बोल सकते हैं। तो देखते हैं कहां तक चीजें पहुंच पाती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये एक तरीके से उन लड़कियों के लिए हैं जिनके पैरों में कई बार एक तरीके से बोल सकते हैं डोरिया डालने की कोशिश की जाती है कि हाँ ये जिंदगी में आगे न बढ़े। अगर लड़कियां भी ठान ले जिंदगी में आगे बढ़ना है तो किसी भी पोस्ट तक पहुंच सकती हैं। अभी बात करते हैं यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर चारू सिन्हा के बारे में। चारू सिन्हा जो है यहाँ पर ये फर्स्ट वुमेन कमांडर है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से कनेक्ट आज के डेट में जो हुई है, खासकर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। यानी कि जो सीआरपीएफ की अगर पूछेगी फर्स्ट जो वुमेन कमांडर कौन बनी है यहाँ पर, तो ये आपको लोगों का यहाँ पर नाम याद रखना है। ये है यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर चारू सिन्हा। तो चारू सिन्हा ने यहाँ पर ये इंस्पेक्टर जनरल जो सीआरपीएफ की पोस्ट यहाँ पर संभाली है। ये 1996 बैच की तेलंगाना कैडर की आईपीएस ऑफिसर है, जो कि फिलहाल अभी जो यहाँ पर काम करने के लिए तैयार है। कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, ठीक है, जो कश्मीर वैली है। इसी के साथ में यहां पर जो आज की डेट में बात करें, आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग बात होगी जानने के लिए कि हमारी कंट्री में जो पैरामिलिट्री फोर्स है, ठीक है, उसमें एक तो ये बनी है और इनसे पहले यहां पर जो बनी है ये है यहां पर सोनाली मिश्रा। तो ये आईपीएस ऑफिसर थी यहां पर 1993 मध्य प्रदेश कैडर की। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से कनेक्ट थी यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ये है सीआरपीएफ से, ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से कनेक्टेड। तो दोनों में कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। जो डिप्लॉयमेंट पैरामिलिट्री फोर्स में किया जाता है यहाँ पर श्रीनगर सिटी, यहाँ पर हमारी कंट्री में यूनियन टेरिटरी जो भी नहीं बनाई गई है जम्मू एंड कश्मीर, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो वुमेन है वो भी किसी भी लेवल तक यहां पर पहुंच सकती हैं। और पैरामिलिट्री फोर्स में आज के डेट में जो हेड बनाए जाते हैं, जैसे इंस्पेक्टर जनरल हो गया, ये आईपीएस ऑफिसर नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो इनकी खुद की जो पोस्ट होती है, जो कि इसके जो सीनियर्स होते हैं, उनको यहां पर नहीं सिविल पोस्ट से यहां पर बनाया जाता है। इसके चलते जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो कई बार प्रोटेस्ट भी करती है कि हमारे अंदर का ही पर्सन यहां पर हमारे ऊपर चीफ होना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि यहां पर क्या क्या कंडीशन नहीं है। बाहर के पर्सन को लाकर हमारे सिर पर बैठा देते हैं, इसके चलते कई बार वो प्रोटेस्ट भी करते हैं। चलिए, वो चीजें अपनी जगह है, एक क्रिटिसिज्म है, उसके बारे में कभी लिखने के लिए आए तो याद रखेगा। बाकी ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट ये जो न्यूज़ है इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। यहां पर बात की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया के बारे में। अभी आप लोगों को पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक चेंज किया गया ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में। क्या चेंज किया गया? वहां पर पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ लैंग्वेज थी, अब कुछ नई लैंग्वेज ऐड कर दी गई है, जिसके चलते अभी यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो अभी क्या हुआ है वो समझ लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया गया है कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश, इसको जो जम्मू एंड कश्मीर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें ऐड करने की। तो इससे जो गुर्जर ग्रुप है यूनियन टेरिटरी के अंदर में वो गुस्सा हो गया है और उसके द्वारा बोला गया है कि हमारी जो लैंग्वेज है जिसका नाम है गुजरी, उसको भी आप लोग ऐड कीजिए। तो इसके चलते यहां पर इनके द्वारा प्रिवेंशन, इनके द्वारा एक तरीके से इंटरवेंशन किया जा रहा है कि बोला जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर बोले इसके ऊपर कि हमारी लैंग्वेज को भी यहां पर ऐड किया जाए। तो ये बातें यहां पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कैबिनेट के द्वारा भी एक बिल लाया गया है जिसको जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 बोला गया है, जिसमें कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर ऐड किया गया है। तो यहां पर ये जो गुजरी है इसको ऐड करने की बात की जा रही है। तो यहां पर इंडो आर्यन जो बेसिकली लैंग्वेज है वो यहां पर ऐड करने की बात की जा रही है। जो आज की डेट में अगर बात करें इस पर्टिकुलर एरिया में कई सारी लैंग्वेज और भी बोली जाती हैं, कई सारी ट्राइबल लैंग्वेज हैं। इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से रिलेटेड भी लोग आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में। तो कई सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। लैंग्वेज स्पोकन जो जम्मू एंड कश्मीर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, खासकर हिमाचल प्रदेश में। मतलब हमारी कंट्री में आप लोगों को एक बात तो ये आप लोगों ने देखी होगी कि हमारी कंट्री एक काफी डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारी लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिल जाती है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर सारी लैंग्वेज को सेम तरीके से मान्यता देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं बहुत कम यहाँ पर एक लैंग्वेज को बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा लैंग्वेज को बोल रहे हैं। तो सारी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देना तो ये कहां तक पॉसिबल है? तो ये ऐसे मुद्दे भी आप लोगों से कई बार बन जाते हैं एग्जाम में। तो इसके चलते थोड़ा बैकग्राउंड में मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं। अगर आज की डेट में हमारी कंट्री में आप लोग बात करें 8वें शेड्यूल के अंदर, 8वें शेड्यूल की बात कर रहा हूं, 8वें शेड्यूल में टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज हैं। पर लेकिन 8वें शेड्यूल में पहले 14 लैंग्वेज थी जब हमारा संविधान बनाया गया, तो 8 नई लैंग्वेज यहां पर ऐड कर दी गई। तो डोगरी जो थी यहां पर बोडो, मैथिली और संथाली के साथ में, तो ये ऐड की गई हमारी कंट्री में 92 यानी कि 92 अमेंडमेंट किया गया 2003 में। जब इसको ऐड किया गया तो 22 लैंग्वेज हो गई। तो कौन कौन सी लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पर? आप लोगों को आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तेलुगु, तमिल, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, तो ये सारी लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलती है। इनिशियली 14 लैंग्वेज थी, पर लेकिन आज के डेट में 22 लैंग्वेज हो गई हैं, यानी कि 8 और नई लैंग्वेज ऐड कर दी गई हैं। तो जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, 4 लैंग्वेज तो इससे ऐड की गई हमारे संविधान में। बाकी जो सिंधी है वो ऐड की गई 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1967 में। और कोंकणी, मणिपुर और नेपाली ये ऐड की गई हमारी कंट्री में कि 71वां 71th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पहले बन चुका है और आगे भी बन सकता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है ये हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक की साइड से, जिसको आप लोग बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा यहां पर बात की जा रही है कि अपना खुद का पैसा उसके द्वारा यहां पर 73,615 करोड़ के करीब रखा गया है विद इन द आरबीआई आफ्टर ट्रांसफरिंग। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफर किया जाता है उसको ट्रांसफर करने के बाद में ये पैसा इसके द्वारा अपने पास रखा गया है। ये जो रूल है हमारी कंट्री में एक एक्ट है जिसका याद रखेगा। तो यहां पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है आरबीआई एक्ट के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है हमारी कंट्री में 1934 का, इसके चलते जो सरप्लस होता है बैंक के पास में वो उसको यहां पर सेंड करना पड़ता है किसके पास में? ये यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो ये पैसा यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने पास में क्यों रखने के लिए बोला जाता है? क्योंकि देखिए बैंकिंग सिस्टम की व्यवस्था को संभालने के लिए कल को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है हमारी कंट्री की बैंकिंग सिस्टम में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर एक तरीके से लास्ट रिजोर्ट माना जाता है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसको पैसे की जरूरत है यहां पर किस तरीके से जो बैंकिंग सिस्टम को सुधारना है, क्योंकि किसी कंट्री की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी आप लोग बोल सकते हैं बैंकिंग सिस्टम को। अगर यहीं पर ही प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई तो फिर सिचुएशन आके कैसे संभलेगी। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जिनका नाम है गोविंद स्वरूप। गोविंद स्वरूप जो है यहां पर ये हमारी कंट्री के एक पर्सनैलिटी थे जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है 91 की एज में। तो इनको फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी, इनके जो खगोल विज्ञान आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, उसके फादर भी इनको बोला जाता है। ये फाउंडर थे यहाँ पर TIFR जो हमारी कंट्री में नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एंड एस्ट्रोनॉमी पुणे के अंदर में, तो उसके फादर भी यहाँ पर थे। इसी के साथ में यहाँ पर इनको कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं यहाँ पर, जैसे हर्सल मेडल हो गया, रॉयल एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी पद्मश्री, इसी के साथ में गोटेरेबा मेडल ऑस्ट्रेलिया का, ये सारे अवार्ड इनको मिल चुके थे। क्रेडिट जो इनको बेसिकली दिया जाता है कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए यहाँ
पर टीम जो कि ऊटी रेडियो टेलीस्कोप ORT, इसी के साथ में यहाँ पर जाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप, तो ये यहाँ पर इनके द्वारा बेसिकली इनका वो नहीं कहते एक तरीके से कॉन्सेप्ट तैयार किया गया। जो ORT है यहाँ पर ये इसके द्वारा बोला जा रहा है कि लगभग 10 घंटे तक कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है उसको ट्रेस किया गया, जो कि मोस्ट सेंसिटिव टेलीस्कोप मानी जाती है वर्ल्ड के अंदर में। GMRT जो यहाँ पर ये फैसिलिटेट करती है नोवल डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, तो ये इन्हीं के द्वारा यहाँ पर बोल सकते हैं कि स्टेब्लिश इनको किया गया। तो पर्सन स्पेसिफिक न्यूज के बारे में कई बार क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो TIFR यहाँ पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। तो इसी के अंदर नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी NCRA पुणे में जो आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने कई बार सुना होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में अगर आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूं, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इक्वेटर पर सूरज की जो रोशनी होती है वो बिल्कुल इक्वल पड़ती है, यानी कि एक तरीके से बिल्कुल सीधी पड़ती है, इक्वल नहीं बिल्कुल सीधी पड़ती है। तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पर देखने को मिलती है। पर लेकिन अगर थोड़ा सा आप लोग ऊपर जाएंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप लोग सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे आएंगे तो देखने को मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसके बीच का जो रीजन है यहाँ पर ये माना जाता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो सूरज की रोशनी पड़ती है यहाँ पर पड़ती है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट निकाल के लेके आया गया कि जो भी कंट्री यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया को कवर करती हैं उन कंट्री को मिलकर एक अलायंस बनाना चाहिए जिसको बोला गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका जो कॉन्सेप्ट था हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया, इसीलिए ये लोती ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हमारी कंट्री के अंदर में है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। 5 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है जिनको PSU बोलते हैं, मिनिस्ट्री किसके अंदर है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के अंडर में, ये ज्वाइन करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस कोलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन के चलते, जो कि यहां पर एक तरीके से एज ए कॉर्पोरेट पार्टनर इसको देखा जाएगा। तो जो कंट्रीब्यूटर यहां पर रहने वाला है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कोर्स फंड के अंदर में, तो यहां पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको ONGC बोलते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको IOCL बोलते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड जिसको BPCL बोलते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको HPCL बोलते हैं, गेल है यहां पर जिसको आप लोग यहां पर चलिए गेल का आप लोग बताइए, ठीक है, कुछ आप लोग इसका सर्च कीजिएगा इसका क्या है फुल फॉर्म यहां पर। तो ये सारी कंपनी है बेसिकली जो एज ए कॉर्पोरेट फंड के तौर पर यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के द्वारा अनाउंस किया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसमें 121 के करीब कंट्री जो है आज के डेट में ऐड हो चुकी हैं और इंडिया के द्वारा इसको इनिशिएट किया गया था। तो जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो बेसिकली एरिया पड़ता है तो वो सबसे बेस्ट एरिया माना जाता है जहां पर सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो इसी के चलते जो सोलर एनर्जी है उसको देखिए, सोलर एनर्जी एक ऐसी चीज है जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये एनर्जी मिलती रहेगी। तो अगर उसको ढंग से इफेक्टिवली हम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग निकाल पाएंगे और कई सारी कंट्री के ऊपर जो डिपेंडेंसी हमारी रहती है उससे भी हम लोग छुटकारा पा पाएंगे। तो इसी के चलते इसको सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है और फ्यूचर जो है वो इसी तरीके की एनर्जी के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो इनको हम लोग को फोकस देकर चलना चाहिए। अगर आने वाले टाइम में आप लोग घर बनाते हैं या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो जो लगता है कि जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो कोशिश कीजिए सोलर एनर्जी यूज करने की। तो काफी इफेक्टिव है, ग्रीन एनर्जी है, कोई पोल्यूशन ऐड नहीं करती है एनवायरमेंट में, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा फोकस आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके ऊपर दिया जा रहा है। खासकर बात करूं तो जर्मनी काफी ज्यादा फोकस देकर चल रही है, चाइना काफी ज्यादा फोकस देकर चल रही है, तो हमको भी इसके पीछे हमको भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक शिप के बारे में बात की जा रही है जो कि रिसेंटली काफी न्यूज में था। यहाँ पर इसका नाम है कार्लसरूहे। तो ये जो शिप था ये जर्मनी का था और यहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर यहाँ पर ये जो शिप था ये यहाँ पर बेसिकली टूट गया, बर्बाद हो गया वर्ल्ड वॉर में। तो इसका मलबा यहाँ पर मिला था अभी रिसेंटली 30 जून को। तो जब ये मलबा मिला यहाँ पर तो तब तक यहाँ पर लगा कि हाँ इससे रिलेटेड कुछ और चीजें मिलने वाली हैं, पर लेकिन आगे जब रिसर्च को बढ़ाया गया तो कोई नई चीजें और देखने को नहीं मिली। तो इसका जो मलबा था यहाँ पर ये बेसिकली जो देखने को मिला, ये जो शिप था ये ब्रिटिश सबमरीन ये एक तरीके से डूब गया 1940 में, ठीक है। तो जो डिस्कवर किया गया यहाँ पर 11 न्यूटिकल माइन या फिर आप लोग बोलिए इसको, ये 20 किलोमीटर ऑफ नॉर्वे से यहाँ पर देखने को मिला, नॉर्वे कोस्ट से कहीं पर। तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिसिटी के जो केबल हैं वो यहाँ पर दफनाए जा रहे थे जिस टाइम पर यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली। बनाया गया था 1920 में और कमीशन किया गया था 1929 में। मोस्टली जो ये यूज किया गया वर्ल्ड वॉर सेकंड में, ये एज ए ट्रेनिंग पर्पज के लिए इसको यूज किया गया। पर लेकिन फिर यहाँ पर जब ये डूबा तो इसके बाद में अब जाकर इसके कुछ अवशेष मिले थे मलबे के तौर पर लेकिन अभी भी यहाँ पर इसको खोजा नहीं गया है, ठीक है।
तो ये मान सकते हैं आप लोग कि समुद्र एक तरीके से इतना गहरा है कहीं पर कि पृथ्वी पर इतनी ऊंची चोटियां नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर समुद्र की गहराई में जाकर चीजों को खोजना काफी बड़ा टफ काम आप लोग बोल सकते हैं। एक मूवी बताता हूं मैं, मूवी का नाम है द कोर। ये जो मूवी है द कोर, अगर आप लोगों को टाइम मिले तो जरूर देखिएगा। एक इतनी इंटरेस्टिंग मूवी है कि अगर आप लोग जरा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं थोड़ा सा चीजों को जानने में, तो आप लोग समझ पाएंगे। यहां पर तो पृथ्वी के अंदर की स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की गई है इस मूवी में काफी इंटरेस्टिंग वे में, यानी कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग ऐसे जानने को मिलेंगे कि मतलब काफी अच्छी मूवी लगी थी मुझे पर्सनली। आप लोग भी देखिएगा, काफी मजा आएगा, ठीक है। तो काफी एक इंगेजिंग मूवी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के बारे में जाना, इसकी थीम हम लोगों ने देखी। ह्यूमन जो कैलकुलेटर है उसके बारे में जाना, इंडिया की पर्सनैलिटी है। आरबीआई से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हम लोगों ने जाने जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पर्सन स्पेसिफिक न्यूज हम लोगों ने 2 पर्सनैलिटी के बारे में जानी जिनका नाम आप लोगों को याद रखना है। इसी के साथ में हम लोगों ने कश्मीर में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके बारे में जाना और कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी कंट्री में और किस किस टाइम में ऐड की गई थी वो समझी। एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जाना जो कि एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हमारी कंट्री के द्वारा प्रपोज किया गया था, पर लेकिन कहां पर इसको बनाया गया था, यानी कि कौन सी ऐसी समिट थी जिस टाइम पर इसको अनाउंस किया गया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर एक पर्टिकुलर शिप के बारे में हम लोगों ने जाना। तो ये थी टोटल आज की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आइए अब आज का क्विज देख लेते हैं। आज का क्विज अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, एक एक आंसर देखिए ढंग से। सबसे पहले बात की जा रही है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, ठीक है। तो यहां पर इसकी थीम क्या है ये आप लोगों को बतानी है। फास्टेस्ट जो ह्यूमन कैलकुलेटर जो पर्सनैलिटी अभी न्यूज में है उनका नाम आप लोग को बताना है। इनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो क्या है, जिसको कॉन्सेप्ट को ये फॉलो करते हैं और कई सारी यूरोपियन कंट्री भी इसमें इंटरेस्टेड है। कौन सा आरबीआई का जो एक्ट है यहाँ पर जिसके चलते गवर्नमेंट को यहाँ पर इसको द्वारा पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है और अपने पास भी ये पैसा रखता है, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। आईपीएस ऑफिसर का नाम बताना है। फर्स्ट वुमेन सीआरपीएफ जो यहाँ पर अभी यहाँ पर ये इनकी चीफ बनी है। सोनाली मिश्रा जो है यहाँ पर ये मध्य प्रदेश कैडर 1993 बैच की किस फोर्स की यहाँ पर पहली इंस्पेक्टर जनरल बनी थी। हिंदी को हमारे संविधान में ऐड किया गया 8th शेड्यूल में। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1967 में। कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को ऐड किया गया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1992 में। ये या तो डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे या फिर किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट की फॉर्म में आप लोगों को ये चीजें देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो कोई कंफ्यूजन माइंड में न हो। पीडीएफ सारे लेक्चर की यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप लोगों को नैनो मैगजीन और द हिंदू की सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई है 1 साल की, जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। खासकर 2019 की जून से लेके अगस्त तक की अब तक की सारी प्रोवाइड करा दी है। तो उनको अगर उनको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। टाइम मिले तो किसी को पढ़ा दीजिए, मन को जो शांति मिलेगी किसी चीज के साथ में आप लोग उसको कंपेयर नहीं कर सकते। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करने हैं। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।